आइए, स्वागत है आप सभी का ओमेगा स्टडी चैनल में। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यहाँ पर हम लोग कर रहे हैं फरवरी में जो होने वाली है मैट्रिक का एग्ज़ाम, उसकी तैयारी। ठीक है, तो यहाँ पर देखने जा रहे हैं हम लोग पूरे अभी 48 प्रश्न, जिसमें से वहाँ आपको आप लोग जानते हैं कि 80 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, जिसमें से 40 प्रश्न का जवाब आपको देना है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन जो आप देख रहे हैं ये होमवर्क का क्वेश्चन था, जिसे मैंने आपको कमेंट बॉक्स में जवाब देने के लिए बोला था, लेकिन आप लोग दिए नहीं। ठीक है ना, जो जो लोग भी दिए हैं अच्छी बात है। तो आइए इसका जवाब हम लोग करें। और यहाँ पर देखिए क्वेश्चन फर्स्ट है कि और सिर्फ एक ही बार तैयारी होती है, ऐसी बात आपको पता है। ठीक है ना, इसलिए जम के तैयारी कीजिए, अच्छे से तैयारी कीजिए। ठीक है, देखिए यहाँ पर पूछा है दर्पण की जो चौड़ाई होती है उसे क्या कहा जाता है? उसे द्वारक कहा जाता है बाबू। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि डायोप्टर उस लेंस की क्षमता होती है जिसकी फोकस दूरी कितना होता है। ध्यान रखिएगा, हमेशा मीटर में होता है और 1 मीटर होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा है साइड मिरर के रूप में किसका उपयोग करते हैं? तो देखिए ध्यान दीजिए, मिरर है लिखा हुआ, मिरर मतलब होता है दर्पण। दर्पण समझ रहे हैं ना, इसमें दर्पण कोई भी ऑप्शन में नहीं है। देखिए लेंस लेंस है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। ठीक है, आप लोग वहाँ पर भूल मत कीजिएगा, ऐसा नहीं कि उत्तर लेंस मार दीजिएगा, गलती हो जाए। ठीक है, ध्यान से अच्छे से पढ़िएगा क्वेश्चन, एक एक नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होता है ऑब्जेक्टिव का, इस बात को ध्यान में रखते हुए अच्छे से पढ़ना है आपको। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर लेते हैं हम आप लोगों से। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर है कि जिस लेंस का एक तल उभरा हुआ हो लेकिन दूसरा तल क्या हो? समतल हो। एक तल उभरा हुआ और दूसरा समतल, यानी कि समतल और उत्तल दोनों मिला देंगे तो क्या कहलाएगा बाबू? समतोत्तल कहलाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। बात समझ में जा रही है? स्पीड है ज़्यादा? ठीक है, थोड़ा स्लो हो जाता हूँ। देखिए ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 5 पर चलिए। सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी कितनी है? जितना पर हम लोग साफ साफ देख पाएंगे वो कितना है, ये बताना है आपको। ठीक है, तो वो कितना है ये बताइए। तो वो है आपका, हम बता दें, 25 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर? 25 सेंटीमीटर। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पे? सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पे। ठीक है, अच्छा हम सामने आके आपको दिखाते हैं। चलिए फिर आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, यहाँ पर 6 सामने आना संभव नहीं है अभी, तो 6 नंबर देखिए यहाँ पर पूछा है कांच का अपवर्तनांक किस वर्ण के लिए सबसे अधिकतम होता है? कांच समझ रहे हैं ना, कांच मतलब होता है शीशा। ठीक है, शीशे के लिए सबसे अधिकतम अपवर्तनांक किस रंग का होता है, ये आपको बताना है। लाल, पीला, बैगनी या फिर आसमानी? आपको सही आंसर आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ कि सही आंसर क्या होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर पूछा है लाल, बैगनी, पीला, आसमानी। आप लोगों ने कांच का रंग जानते हैं आप लोग? हरा होता है। कांच का रंग क्या होता है? हरा होता है। नहीं जानते हैं कांच का रंग क्या होता है? अच्छा देखिए, वो जब जलेगा ना तब की बात कर रहे हैं, तब हरा होता है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। जब कांच जब जलता है तो कैसा रंग का होता है? हरे रंग का होता है। तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा ना? सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर, मैं यहाँ पे हरा ढूंढ रहा था लेकिन हरा नहीं, तो बैगनी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर पूछा है सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का गोल दिखाई देना, गोल दिखाई देता है या अंडाकार दिखाई देता है? गोला किस तरह का दिखाई देता है, ये आप लोगों से पूछा गया। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? चपटा दिखाई देता है वो हमेशा। जब देखिएगा सूर्य उगता है उसमें चपटा लगता है। ठीक है, लेकिन चपटा होता नहीं, वो गोल होता है, इस बात को भी ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, यहाँ पर पूछा है अमीटर, अमीटर जिसे हम विद्युत धारा को माप करते हैं उसे परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? हमेशा ध्यान में रखिए कि ए मीटर को श्रेणी क्रम में और वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में। वोल्ट मीटर जिससे हम लोग क्या मापते हैं? धारा की वोल्टता मापते हैं। बात समझ में आ रहा है? वोल्ट मीटर भी से सूचित करते हैं उसे, ध्यान रहेगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलिए। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, यहाँ पर पूछा क्या है आप लोगों से? पूछा है किसी विद्युत बल्ब का अनुमानतक 220 वोल्ट है और 120 वाट है, उससे 110 वोल्ट पर प्रचालित करते हुए शक्ति ज्ञात करना है। ठीक है, तो ध्यान देखिए कैसे शक्ति ज्ञात होगा। देखिए 120 वोल्ट है ना, और यहाँ भी वोल्ट है, बात समझ में आ रहा है? तो 220 वोल्ट के लिए है 120 वाट, तो इसका आधा है 110 वोल्ट, तो आधा हो जाएगा इसका कथी? आधा होगा इसका वाट। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा 60 वाट। ठीक है, 9 का आंसर क्या हो जाएगा? सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात समझे या नहीं? 220 वोल्ट है तो 120 वाट है, तो इसका ठीक आधा है, यहाँ पर 110 है तो इसका भी आधा होना चाहिए 120 का, तो 60 इसका सही आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत? नेक्स्ट क्वेश्चन चले, क्वेश्चन नंबर 10 पे आइए। 10 कह रहा है यहाँ पर कि किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए सूत्र बताइए। तो V बराबर आई आर होता है, ऐसा आप लोग जानते हैं। V बराबर क्या होता है? आई आर होता है। V बराबर क्या होता है? आई और आर होता है। ठीक है, तो आर बराबर पूछा है तो आर को इधर ही छोड़ दीजिए, V बटे क्या हो जाएगा? आई। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट लग रहा है हमें। ठीक है, बी सही है, बिल्कुल सही है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 की बात कर लीजिए आप लोग। 11 नंबर देखिए, यहाँ पर पूछा है लंबाई
बढ़ाने पर तार का प्रतिरोध क्या होता है, बढ़ता है। लंबाई बढ़ाने पर क्या होगा, तार का प्रतिरोध बढ़ेगा, हमेशा ध्यान रखिएगा। लंबाई जब भी बढ़ाएंगे, पिछले वीडियो में भी मैंने आप लोग को यही बताया कि लंबाई जब भी बढ़ाइएगा तो उसका क्या होगा, प्रतिरोध बढ़ेगा। अगर उसकी मोटाई बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध घटेगा, मोटाई बढ़ाएंगे तो क्या होगा, प्रतिरोध घटेगा तार की, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, यहाँ पर पूछा है विद्युत जनित्र गतिमान चुंबकों को किस प्रकार पर आधारित होती है। आप लोग जनित्र के बारे में सुने, जनरेटर सुने हैं या नहीं सुने, सुने हैं, तो इसी के बारे में पूछ रहे हैं यहाँ पर कि विद्युत जनित्र गतिमान चुंबकों को किस प्रकार आधारित होता है। विद्युत ये, ठीक है, विद्युत के रूप में उसे आधारित होता है। जब विद्युत देते हैं तो काम करता है चुंबक की तरह, नहीं देते तो अचुंबकित हो जाता है, यानी कि चुंबक नहीं रहता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए 13 नंबर आप लोगों से, तो क्वेश्चन सुनिएगा। क्वेश्चन यहाँ पर बोला है कि यदि किसी नरम लोहे को धारावाही कुंडली के गर्भ में रख दिया जाए, गर्भ मतलब बीच में, ठीक है, गर्भ मतलब बीच में रख दिया जाए, ठीक है, तो आपसे पूछा है कि वो क्या हो जाएगी, तो वे विद्युत चुंबक बन जाएगी। क्या हो जाएगा, नरम लोहा जो है विद्युत चुंबक की भांति व्यवहार करेगा, ठीक है, ध्यान रहेगा। क्वेश्चन नंबर 14 पे चला जाए। पूछा है सौर कुकर के लिए कौन सा दर्पण सर्वाधिक उपयुक्त है। सोलर कुकर का नाम सुने ना आप लोग, उसके लिए, ठीक है, अवतल दर्पण बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 15। और जैसा कि आप जानते हैं ये सारे के सारे प्रश्न आपको पीडीएफ से करवाए जा रहे हैं। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे दिए गए व्हाट्सअप नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है, तो वहाँ पे आप जाइए और वहाँ से व्हाट्सअप लेके व्हाट्सअप पर, और हाँ, ओनली सिर्फ मैसेज, ठीक है, मैसेज करके आप उससे मंगवा सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, यहाँ पर पूछा है ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है। ग्लोबल वार्मिंग जैसा कि आप जानते हैं कि भूमि पर तापमान बढ़ रहा है, ठीक है, उसे ग्लोबल वार्मिंग के तहत रखा गया है। तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए बोला है यहाँ पर कि कौन सा उत्तरदायी है, तो CO2 बहुत उत्तरदायी है, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 की बात कर लेते हैं। पूछा है सौर कुकर में भोजन पकाने के लिए किस ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है। सौर कुकर जानते हैं आप लोग, उसमें सौर ऊर्जा ही लगेगा, दूसरा कोई ऊर्जा तो लगेगा नहीं, ठीक है। इसका तो बिल्कुल सही सा आंसर है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न पे आइए। और पूछा है नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे 17 नंबर की जिस अभिक्रिया में अवक्षेप का निर्माण होता है उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं। जिसमें भी अवक्षेप का निर्माण होगा, अवक्षेपण अभिक्रिया कहलाएगा, सिंपल सी बात है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बिल्कुल सही बोल रहे हैं।